तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी का। और आज हम जेटेट एसएसटी प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने चार जो प्रैक्टिस सेट है उनको सोल्व किए हैं। और ये सभी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। साथ ही ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेट संख्या 5 का। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन मौर्य शासक पश्चिम एशिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ वैवाहिक संबंध के साथ जुड़ गए। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ में जो वैवाहिक संबंध के साथ जुड़े थे वो कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। कितना में? 322 ईसा पूर्व में। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। साथ ही चैनल पर बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएँ। चीज़ें बारीकी से सभी प्रश्नों को हल करेंगे और सभी पॉइंट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका जो बेटा होता है बिंदुसार, वो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है और 272 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसके बाद आते हैं बिंदुसार का जो बेटा रहता है वो रहता है अशोक, जो कि 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर अपना राजारोहण करवाता है। कितना में? 269 ईसा पूर्व में अपना राजारोहण करवाता है, जिन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध जीता था। और कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो सभी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? कौन सी रचना मौर्य के उद्भव के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसका बी हो जाएगा। दिग् निकाय में मौर्य के उद्भव के बारे में जानकारी मिलता है। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौटिल्य किसकी सहायता से? कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया वो कौन सा है? अर्थशास्त्र। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इसका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि आंध्र क्षेत्र में सातवाहनों के तुरंत बाद कौन उत्तराधिकारी हुए? तो सातवाहन के बाद जो उत्तराधिकारी बने थे वो कौन थे? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया अमीर, बी कह रहा है कदम, और सी कह रहा है इक्ष्वाकु, और डी में कह रहा है वाकटाक। तो 3 का सही आंसर इक्ष्वाकु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सातवाहनों के तुरंत बाद ये उत्तराधिकारी के रूप में वहाँ पे बने थे। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 के बारे में। इनमें से प्रमुख सातवाहन कौन थे? गौतमीपुत्र सतकर्णी, बी हाल, सी सिमुख, और डी गौतमीपुत्र यज्ञश्री। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 के बारे में। उत्तर मौर्य युग में प्रमुख उद्योग कौन नहीं था? तो प्रमुख उद्योग नहीं था उत्तर मौर्य में, वो कौन था? कपड़ा उद्योग, चमड़े का सामान, उसके बाद कह रहा है लौह कार्य या फिर कुम्हारी। तो इसका जो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमड़े का सामान। ये उत्तर मौर्य का प्रमुख उद्योग नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 के बारे में। लौह स्तंभ पर पाया जाने वाला अभिलेख कौन सा है? तो करेक्ट आंसर जो 6 का होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महरौली स्तंभ लेख, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि पूर्व गुप्त काल में कर्ज पर समानता सूद की दर क्या थी? पूर्व गुप्त काल में कर्ज पर समानता सूद की दर क्या थी? तो वो कितना थी? तो वो थी 15%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का चित्र को एक ऐसा राजा था जिनका सिक्कों पर आने के उसके चित्र को बीना के साथ में ढाला गया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 के बारे में। साम्राज्यिक गुप्तों के अंतिम शासक कौन थे? तो प्रश्न संख्या 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है गुप्त काल की पुस्तक नवीनतम कम किसके बारे में थी? गुप्त काल की एक वह कौन सी पुस्तक है जिसमें नवीनतम कम के बारे में थी? तो इसका जो 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? आयुर्विज्ञान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाए ताकि सभी लोग तक हमारा वीडियो पहुँच सके। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है किसके संरक्षण में संगम साहित्य लिखा गया? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और ये टेट एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो दिया गया है चोल चेर पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 के बारे में। पांड्य का राजकीय चिन्ह क्या था? तो पांड्य का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? तो वो सफरी मछली था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कौन सा पल्लव शासक शंकराचार्य का समकालीन था? तो शंकराचार्य का समकालीन शासक का नाम बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंती वर्मन हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? संगम काल में संगम का क्या तात्पर्य था? तो संगम का तात्पर्य किससे था? राय दरबार से, कवियों की सभा से, धार्मिक गुरुओं की सभा से, नदियों के संगम का। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवियों की सभा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है 14। बादामी के चालुक्यों द्वारा कौन सी शैली अपनाई गई? तो बादामी के चालुक्यों के द्वारा जो शैली अपनाई गई थी वह शैली कौन सी थी? तो वो थी वेस्टर्न शैली अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपुरम का अर्थ क्या होता है? मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। द्रविड़ जो हमारे अधिकांश दक्षिण भारत में का शैली है। वहीं बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 के बारे में। संगम काल में चोलों की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो संगम काल में चोलों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो उरैयूर थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 16 नंबर की मदुरै सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो मदुरै सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलालुद्दीन आशान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 17 में के बारे में देखेंगे। क्या कह रहा है कि किस चालुक्य शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है या फिर कहा गया? ऑप्शन है एहोल, बादामी, पटडक्कल या फिर अजंता। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एहोल को चालुक्य शहर यानी कि मंदिरों का शहर कहा जाता है। इसी तरह प्रश्न संख्या हम लोग 18 को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि संकलन क्या है? कविताओं का संग्रह, छोटी कहानियों का संग्रह, दीर्घ लेखांक, छोटी कविता। तो संकलन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो संकलन कहा जाता है छोटी कविताओं को संकलन कहा जाता है। अब हम प्रश्न संख्या 19 के बारे में बात करेंगे कि 10वीं शताब्दी में अरबी यात्री अल मसूदी ने इनमें से किसके राज्य का भ्रमण किया था? प्रश्न काफ़ी अच्छा है और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो 19 का जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है मिहिर भोज है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अल मसूदी जो थे उन्होंने मिहिर भोज का राज्य का भ्रमण किया था। मिहिर भोज का तो 10वीं शताब्दी में अरबी यात्री जो तो 10वीं सदी में अरबी यात्री अल मसूदी ने मिहिर भोज का। प्रश्न संख्या 20 और आखिरी कह रहा है कि हर्ष के राज कवि कौन थे? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो हर्ष के जो राज कवि थे वो थे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बाणभट्ट दिया गया है। तो बाणभट्ट इसके राज कवि थे। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हल किए हैं। मॉडल सेट जो हमारा 5 है उसको कंप्लीट किए हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही एग्जामिनेशन में जाने से पहले वीडियो को जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट 6 को हल करेंगे। धन्यवाद।